डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मटर में लगने वाले विभिन्न रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। मटर जो है भारत देश में मैदानी क्षेत्रों में ली जाने वाली प्रमुख फसल है, जिसमें बहुत सारे बीमारियां, लगभग 25 बीमारियां मटर पी में लगती है, जिसमें से प्रमुख रूप से पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्रेक्नोज, विल्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट, पी टॉप नेक्रोसिस बीमारी प्रमुख है। जिसमें से हमारे इस कोर्स में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और रस्ट का ही डिटेल हमको स्टडी करना है। पाउडरी मिल्ड्यू मुख्य रूप से हमारे भारत देश में मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा इस फसल को प्रभावित करती है और भारत देश में 1918 में ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुई थी और यह बीमारी पौधों के लगभग सभी भाग को प्रभावित करती है। पत्ती से लेकर तना, पोड सभी को प्रभावित करती है, फ्लावर्स को। और सीवियर कंडीशन में इससे लगभग 50% इस यील्ड लॉस एस्टिमेट किया गया है। और सबसे ज़्यादा हानिकारक जो अवस्था है ये पोडिंग स्टेज में, जब उसमें फलियां बनने लगती है तब ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। इसके प्रमुख लक्षण शुरुआत में निचली की पत्तियों पे पाउडरी मास लिए हुए चकते के रूप में दिखाई देती हैं, जो बाद में धीरे से ऊपरी लीफ में फैल जाती है और दोनों सरफेस को वो में सफ़ेद पाउडरी मासेस दिखाई देती है। जो ये पाउडरी मास फैली होती है पत्तियों की ऊपरी सतह में, वो इसके जो पैथोजन की जो माइसीलियल है, कोनिडियोफोर है या कोनिडिया है, उसके एग्रीगेशन के कारण हमको यह वाइट पाउडर दिखाई देता है। इस बीमारी के कारण पूरे पत्तियों पे सफ़ेद चूर्ण सा फैल जाता है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं वो धीरे पड़ जाती है, जिसके कारण पौधा जो है छोटा रह जाता है। और रोग की अगर तीव्रता ज़्यादा हो रही है तब इसमें फूल नहीं बन पाते हैं और फली पे प्रकोप होने पर इसमें फली में दाने जो है वो छोटे पड़ जाते हैं और ठीक से फलियां जो हैं वो भर नहीं पाती हैं। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो है इरिसाइफी पोलीगोनी या हम इरिसाइफी पीसी कहते हैं। इस फंजाई का जो सब डिवीजन है इसको माइकोटीना के अंतर्गत आता है और इसकी जीनस इरिसाइफी, स्पीसीज पोलीगोनी है। इस पैथोजेंस का प्रमुख आइडेंटिफिकेशन जो करेक्टर्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको हम इस ग्रुप को हम इटियोलॉजी कहते हैं पैथोजेंस के बारे में। इसमें जो माइसीलियल होती है वो एक्सटर्नल होती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है का इरिसाइफी पाउडरी मिल्ड्यू जो है। माइसीलियल जो है परसिस्ट होती है या एक्टोफैटिक होती है और सुपरफिशियल होती है। इसका जो इंट्रासेलुलर जो हास्टेरिया है वो ग्लोबोस टाइप की होती है और यही भाग जो है हास्टेरिया वो पौधों के अंदर प्रवेश करती है और बाकी जितने भी पैथोजेंस के जो थैलस पार्ट्स हैं, बाकी जितने भी उसके भाग हैं जिसे हम थैलस कहते हैं, वो पत्ती के अपर सरफेस में ही रहती है। और ये जो हास्टेरिया आप जो देख पा रहे हैं ये भाग ही पौधों के अंदर भाग में रहती है और यहीं से न्यूट्रिशन लेकर वो दूसरे पैथोजन के दूसरे पार्ट्स को ये सर्वाइवल में हेल्प करती है। इसका जो कोनिडिया है, कोनिडियोफोर जो है वो लॉन्ग होता है, आप देख रहे हैं इसमें तरह से लंबे लंबे इसके कोनिडियोफोर होते हैं। हाइलाइन होता है, हाइलाइन का मतलब होता है जैसे कांच की जो पारदर्शी कांच होता है, कांच जैसे वो पारदर्शी होता है उस तरह से कलरलेस रहता है। इरेक्ट होती है, सेप्टेट होती है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इरेक्ट है और ये सेप्टेट है। सिंगली होती है, अराइज, और इसके टिप में जो है चेन में कोनिडिया बनती है, जैसे ये ऊपर के भाग में हम देख पा रहे हैं इसमें चेन में कोनिडिया बनती है। कोनिडिया जो है इलिप्टिकल होता है या बैरल शेप होता है कुछ और राउंड एजेज होता है, उसका नुकीला सरफेस नहीं होता है।
हाइलाइन होती है ये भी यूनिसेल्युलर होती है। और बेसिपेटल सक्सेशन में इस ग्रुप की खासियत है कि जो इसमें कोनिडियोफोर में कोनिडिया बनता है वो चेन में बनती है और बेसिपेटल सक्सेशन में बनता है। बेसिपेटल का तात्पर्य रहता है बेस पे नया, और जो नई जो पुरानी कोनिडिया है वो ऊपर होती है। इसका जो एस्कोकार्प है इसका मेन आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर यही होता है कि कोनिडिया इसका बेसिपेटल है। और इसमें जो क्लिस्टोथीसिया बनता है वो क्लिस्टोथीसिया में जो एपेंडिजेज होती है वो अलग अलग होती है। इसमें क्लिस्टोथीसिया जो है ब्लैक कलर की होती है, स्फेरिकल होती है, और मेन जो इसका एपेंडिजेज है ये माइसोलियाइड एपेंडिजेज होती है। माइसोलियाइड एपेंडिजेज इरिसाइफी में बनता है, जैसे कि हमने पिछले रेगुलर क्लास के समय भी इसको डिस्कस किए थे कि अलग अलग जीनस में अलग अलग इसका एपेंडिजेज बनता है। जैसे इसमें माइसोलियाइड है, सिसरनाइड या हुक टाइप का बनता है अंसुलेना में, जैसे हमने पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स में देखा था। डाइकोटोमसली ब्रांच टिप बनता है पोडोस्फेरा में, और बल्बस टिप विथ पॉइंटेड टिप फैलेक्टिना में बनता है। ये अलग अलग ये माइसोलियाइड के बेस पे ही पाउडरी मिल्ड्यू के जीनस को हम अलग फिर डिवाइड कर पाते हैं। इसका डिजीज साइकिल जो है, पैथोजन जो है इन्फेक्टेड प्लांट में, प्लांट डेब्रीज में क्लिस्टोथीसिया के बेस पे, चूंकि ये रेस्टिंग स्पोर्स है, क्लिस्टोथीसिया के बेस पे ये वहाँ रहते हैं क्लिस्टोथीसिया पार्ट में। और जैसे भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये क्लिस्टोथीसियल वाल को रप्चर करते हुए एस्कोस्पोर्स और एस्कस जो है उससे बाहर आती है और सबसे पहले लोअर लीफ को वो इन्फेक्ट करती है, या वहाँ पे जो भी हेल्दी लीव्स रहेंगे ग्राउंड पार्ट में, सॉइल में भी, उसको इन्फेक्ट करती है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो है आपका क्लिस्टोथीसिया से होता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है फिर ये क्रॉप को इन्फेक्ट करती है। क्रॉप में फिर स्पोर्स डेवलप होती है, कोनिडिया बनता है, और कोनिडिया जो है वो एयर के माध्यम से सेकेंडरी इन्फेक्शन करती है। पैथोजन जो है अपना सर्वाइवल एनुअली और पेरेनियल होस्ट प्लांट में कोनिडरी स्टेट में, और दूसरे क्रॉप प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करके अवेलेबल होती है। इसका सबसे फेवरेबल कंडीशन ड्राई वेदर में ये डिजीज सबसे ज़्यादा होती है। तो 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर में जब ड्राई कंडीशन होती है तब पाउडरी मिल्ड्यू के लिए फेवरेबल कंडीशन है और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इस समय होती है। रेन, बारिश होने के कारण जो कोनिडियोफोर है वो डैमेज होता है, तो इसके कारण जो है रेन अगर हो रही है उस टाइम पे तो ये इस रोग को बहुत हद तक रोकती है। इसके मैनेजमेंट देखेंगे तो सबसे पहले हमको मैनेजमेंट में आईडीएम के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमको इसको डिस्क्राइब करना चाहिए कि जो भी इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज है जो प्राइमरी इनोकुलम का काम करता है उसको हम डिस्ट्रॉय करें। जो हम सीड यूज कर रहे हैं वो डिजीज फ्री सर्टिफाइड होना चाहिए, अर्ली वेराइटी हो, और अर्ली सोइंग अगर करते हैं तो इस बीमारी को हम बहुत, इसकी सीवियरिटी को बहुत हद तक हम रोक सकते हैं। सल्फर डस्ट का यूज करते हैं। आजकल सल्फेक्स 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से या केराथेन 1 ml पर लीटर के हिसाब से हम सॉल्यूशन तैयार करके कम से कम 12 से 15 स्प्रे हम इसको छिड़काव करें, और फिर से अगर ये बीमारी दिख रही है तो 12 से 15 दिन के अंतराल में इसको दोबारा छिड़काव करना चाहिए। बहुत सारी इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी है, जैसे रचना है, पंत P5 है, DMR 11 है, आजाद है, अंबिका है। ये वैरायटी को हमको लगाना चाहिए। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बीमारी है जिसको हम रस्ट कहते हैं। रस्ट के प्रारंभिक लक्षण हमको लोअर सरफेस में दिखाई देती है। इसमें हमको इरप्टेड
पास्चूल्स के रूप में दिखाई देती है, यानी उसका एपिडर्मिस जब फट जाता है तो ऐसा फटा हुआ पास्चूल के रूप, चकते के रूप में हमको ये सभी ग्रीन पार्ट में जितने भी मटर के हरे भाग हैं उसमें येलोइस राउंडेड या इलिप्टिकल शेप में हमको प्रारंभिक अवस्था में दिखाई देता है। इसके इरिडियम जो होता है, जो स्पोर्स इसमें बनते हैं, वो स्मॉल राउंडेड टू ओवल शेप में होती है और पाउडरी एक मासेस उसमें आपको लाइट ब्राउन कलर का पाउडरी मासेस हमको वो दोनों सरफेस में और सभी ग्रीन पार्ट्स में दिखाई देती है, जैसे कि हम इस फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं। ये यूरेडियम ही, ये जो हमको ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, ये स्पोर्स ही लेटर ऑन बाद में देखेंगे कि ये डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यूरेडियम ही आगे चल के जो यूरेडियोस्पोर्स है वो डेवलप होकर वो अपना टिलियोस्पोर्स बनाता है, टिलियम, और वो हमको ब्लैक ब्राउन कलर का दिखाई देता है। एसीएम जो होती है वो राउंडेड या लॉन्गिट्यूडनल होती है, ग्रुप्स में होती है और जनरली लोअर सरफेस में हमको दिखाई देती है। तो इस तरह से ये जो लोअर सरफेस में दिखाई दे रही है ये आपको इसका एसीएम है जो लोअर सरफेस में दिखती है, और यूरिडियम जो है वो आपकी ब्राउनिश कलर होती है। जैसे ये डेवलप होगा वो टिलियोस्पोर्स में कन्वर्ट होती है। इस तरह से आपके पास्चूल्स जो है दिखाई देते हैं और उसको छूने पे वो खुरदुरापन महसूस होता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये यूरोमाइसिस फेबी है, या हम यूरोमाइसिस पीसी कहते हैं। इसका रस जो है आटोसियस होता है, यानी जितने भी स्पोर्स हैं ये एक ही होस्ट में बनता है, इसलिए हम इसको आटोसियस कहते हैं। जैसे हमने वीट में देखा था वो हेट्रोसियस है, उसके जो स्पोर्स हैं वो अलग अलग क्रॉप में, जैसे वीट में बनता है और बारबेरी में बनता है, इसलिए उसको हम हेट्रोसियस कहते हैं। ये आटोसियस है, यानी सारे स्पोर जो है इस प्लांट में ही, पी प्लांट में बनते हैं। दूसरा है ये मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है, यानी जो 5 स्पोर्स हैं वो सभी एक ही में बनते हैं, और अदर देन कम से कम एक जो बाइन्यूक्लिएट है अदर देन टिलियम वो इस क्रॉप में बनते हैं, इसलिए हम इसको मैक्रोसाइक्लिक रस्ट कहते हैं। ये बेसिडोमाइकोटिना ग्रुप का है और इसका जीनस यूरोमाइसिस है। यूरोमाइसिस और हम जो पक्सीनिया पढ़ते हैं उसमें मेन अंतर यही होता है कि जो टिलियोस्पोर्स हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टिलियोस्पोर का ऊपरी भाग उठा होता है जिसको हम कहते हैं पेपिला, पेपिलेट होती है इसका टिलियोस्पोर, सिंगल सेल्ड होती है। यूरोडोस्पोर जो है देखेंगे कि इसके बाहरी भाग में इकाइनुलेशन होता है, ग्लोबोज होती है, लूजली इकाइनुलेशन होती है, यानी इस यूरोडोस्पोर के बाहरी भाग में हमको कांटे नुमा संरचना दिखाई देती है, तो उसे हम इकाइनुलेशन कहते हैं। इस तरह से उसमें संरचना हमको दिखाई पड़ेगी, इस तरह से वो कांटेनुमा संरचना दिखता है। इसका जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि इसका टिलियोस्पोर जो है राउंड ओवेट या इरेगुलर विद ब्राउन वाटी होता है। इसका एपिक्स जो है वो पेपिलेट होता है, स्टाक्ड होती है और यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल्डेड होती है। एसियोस्पोर जो है इसका राउंड होती है, इरेगुलर होता है, इलिप्टिकल होता है और येलो इन कलर्स होते हैं।
इस रस्ट का जो लाइफ साइकिल है, ये सीड बोर्न या पैथोजेंस जो है वो सीड के ऊपरी सरफेस में या दूसरे जो बीन्स के लीफ में, लेंटिल या लेथायरस प्लांट्स में ये सरवाइव करता है। अगर पी प्लांट नहीं है तब ये जो अल्टर दूसरे जो क्रॉप्स हैं इसके लीफ में ये सरवाइव कर जाते हैं एज ए प्राइमरी सोर्स। और जब ये पी क्रॉप लगती है तब ये प्राइमरी इन्फेक्शन ये सीड के माध्यम से या तो दूसरे क्रॉप्स के जो प्लांट डेब्रीज हैं उसके माध्यम से ये फिर प्राइमरी इनाकुलम के तौर पे ये इन्फेक्शन करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है इसके यूरोडोस्पोर्स के माध्यम से, जब उसमें एक बार रस्ट लग जाता है और यूरोडोस्पोर्स बनने लगते हैं फिर वो इन्फेक्शन करते हैं। इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर होता है, ये वेट वेदर में ज़्यादा बीमारी लगती है। इसके लिए 12 से 22 डिग्री टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होती है। इसके मैनेजमेंट के लिए भी हमें समर डीप प्लोइंग करना चाहिए और जो प्लांट डेब्रीज है क्रॉप का उसको हमको हटाना चाहिए। और जो वॉलेंटियर जो क्रॉप्स अभी बताएं उसको, जो लेथायरस है, बीन्स हैं, इसको हटाना चाहिए वहाँ से। और जो भी हम सोर्स से सीड मटेरियल ले रहे हैं वो डिजीज फ्री होना चाहिए, क्योंकि सीड के माध्यम से ही प्राइमरी इनोकुलम जाता है। इसलिए हमको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। कोई भी सिस्टमिक जो फंजीसाइड है, कार्बेंडाजिम है या मिक्स फार्मुलेशन है कार्बेंडाजिम मेनकोजेब का, उसके 2 से 2.5 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से इसको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ये फोलियर में बीमारी दिख रही है तो बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं, जैसे प्लांटावेक्स है, इसका 1 से 1.5 ग्राम पर केजी, या ट्रेडिमिफॉन है, इसका 3 से 5 ग्राम पर 10 लीटर पानी में घोल बना के हम इसको स्प्रे कराएं। और अगर फिर से बीमारी दिख रही है तो 10 से 12 दिन के अंतराल में हम 2 से 3 स्प्रे इसका कर सकते हैं। कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी मिलती है, जैसे हंस है, DMR 11 है या टाइप 163 है, इसको हम लगा सकते हैं। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण बीमारी जो है पी की, वो जिसको हम कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में इसका जो सिम्टम है वो ग्रेइश वाइट इरेगुलर पैचेस के रूप में हमको पत्ती के निचली सरफेस पे दिखाई देती है। और फेवरेबल कंडीशन में ये जो है ब्राउनिश टू वाइट फंगल ग्रोथ, हमको कॉटनी ग्रोथ जो है नीचे की सरफेस में दिखाई देती है। सबसे इसका महत्वपूर्ण होता है जब ये इन्फ्लोरेसेंस बनती है, उस समय इसमें हाइपरट्रॉफी जैसे लक्षण हमको उसमें दिखाई देते हैं उसके हेड में। इस तरह से शुरुआत में दिखता है। बाद में ये जो लक्षण हैं वो इस धब्बे के नीचे, ठीक नीचे आप देख पा रहे हैं, जैसे धब्बे के ठीक नीचे कुछ उभरी हुई सफ़ेद या मटमैले कलर की कवक वृद्धि हमको दिखाई देती है। तो ये डाउनी मिल्ड्यू में ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस तरह से सिम्टम इसमें दिखाई देता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पर्नोस्पोरा विसी है। ये मैस्टिगोमाइकोटिना ग्रुप का है, पर्नोस्पोरेल्स ऑर्डर्स का। और इसके माइसीलियल जो होती है पर्नोस्पोरोस की, जैसे पहले भी हमने दूसरी डाउनी मिल्ड्यू में देखे थे कि इसका जो माइसीलियम है वो सिनोसिटिक होती है, यानी ब्रांचिंग नहीं होती है, कॉमन फ्लूइड में होती है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आइडेंटिफाई कैरेक्टर है वो स्पोरेंजियोफोर्स के बेस पे हम डाउनी मिल्ड्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके विभिन्न जीनस पे। ये डिटर्मिनेट टाइप की इसकी ग्रोथ होती है स्पोरेंजियोफोर्स की। क्लस्टर्स में ये बनते हैं और लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं फॉर 2/3 और मोर ऑफ देयर लेंथ। डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, मतलब
जितनी उसकी लंबाई है, जैसे कि इसमें हम देख पा रहे हैं डाइकोटोमसली ब्रांच, मतलब ये इसकी लंबाई की 2/3 भाग में ये शाखा रहित होता है, यानी यहाँ से ये जैसे शाखा रहित है यहाँ, इसके बाद फिर वो द्विभाजी होते हैं, यानी एक इस तरफ उसकी ब्रांचिंग होती है, एक नीचे तरफ ब्रांचिंग होती है, इसलिए इसको कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच, यानी कुछ भाग तक ये ब्रांचिंग नहीं होती है, फिर जब ब्रांचिंग होती है तो दोनों तरफ ब्रांचिंग होती है, द्विभाजी ब्रांचिंग जिसको कहते हैं। और इसके जो अंतिम शाखा हैं, जैसे फिर ये आगे चल के कुछ दूर ये ब्रांच नहीं हुआ, जब ब्रांच हुई है तो ये दोनों तरफ ब्रांचिंग होती है। और इसकी जो ये शाखा है, लास्ट शाखा जहाँ यहाँ से ये ब्रांचिंग नहीं होती है, इसको हम टिप को स्टिग्माटा कहते हैं, और इस पे ही आपकी जो स्पोरेंजिया है वो बियर करती है। तो ये स्टिग्माटा में ही आपका क्विटेंगल होता है, यानी एक दूसरे से ये इस तरह से जो ब्रांचिंग है, एक इस तरफ और ये, इसको हम क्विटेंगल ब्रांचिंग कहते हैं। एक दूसरे से क्विटेंगल ब्रांचिंग होती है और पॉइंटेड टिप होती है, यानी ये टिप जो है पॉइंटेड है, और इसी में आपकी कोनिडिया जो है, या हम इसको स्पोरेंजिया कहते हैं, इसके वो बियर करती है। लास्ट दूसरे क्लासों में भी हम बताए थे कि जो स्पोरेंजिया है स्फेरिकल, वाइड या इलिप्टिकल होता है, सिंगल शेड होती है, येलोइश ब्राउन, ये सिंगली मोन होता है पॉइंटेड टिप में, जो स्टिग्माटा है इस टिप में। सभी जीनस में अलग अलग होता है, जैसे हमने डाउनी मिल्ड्यू अब ग्रेप्स में बताया था कि ये प्लाज्मोपोरा विटिकोला के द्वारा होता है, डाउनी मिल्ड्यू अब ग्रेप्स। तो इसमें जो है वो ब्रांचिंग जो है एक राइट एंगल पे ब्रांचिंग होती है। ऐसे ही हमने आपको डाउनी मिल्ड्यू कुकुर वुड्स में बताया था, जैसे वो स्यूडो पर्नोस्पोरा से होता है, वो उसकी जो ब्रांचिंग है ये क्यूट एंगल ब्रांचिंग होती है और ब्लंट टिप होती है। और इसमें हमने जैसे देखा कि ये जो है वो डाइकोटोमसली ब्रांच होती है और स्टिग्माटा पे स्पोरेंजिया जो है बियर करती है। इसका डिजीज साइकिल जो है, पैथोजन जो है स्पोर्स के रूप में अफेक्टेड जो प्लांट टिश्यूज हैं उसमें या वीड में पड़ी रहती है, सॉइल में रहती है, और इस तरह से क्रॉप प्लांट्स में या इन्फेक्टेड सीड में ये इसका पैथोजन से इनाकुलम रहती है स्पोर्स के रूप में। जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये एक्टिवेट होके स्पोरेंजिया बनाता है, स्पोरेंजिया बनाता है, और स्पोरेंजिया जो है रेन बरसात के समय में या हवा के माध्यम से डिस्पर्स होके ये दूसरे हेल्दी प्लांट्स को, जो लोअर लीफ है उसको सबसे पहले इन्फेक्ट करता है, स्टेम्स को, और इस तरह से उसका डिजीज साइकिल चलती है। यानी प्राइमरी इन्फेक्शन आपकी प्लांट डेब्रीज के माध्यम से, स्पोर्स से, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो आपके स्पोरेंजिया के माध्यम से होती है। इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर होता है कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो लगभग 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर है, जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है तो वो उसको डिजीज को फेवर करती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर मोर देन 90% है तो डिजीज डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। इसके मैनेजमेंट के लिए भी हमें वही पूरी आईडीएम प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। क्लीन कल्टीवेशन हो, क्योंकि प्लांट डेब्रीज के माध्यम से प्राइमरी इन्फेक्शन हो रही है, जो भी सीड के माध्यम से भी होती है इनका प्राइमरी इन्फेक्शन। जो सीड मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करके लगाए हों। जो भी आपके मेटल एक्सिल है इससे हम सीड ट्रीटमेंट करें 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, और जो भी जिस फील्ड में हम लगा रहे हैं वो नीट एंड क्लीन फील्ड होनी चाहिए। डीप समर प्लोगिंग हम कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि स्पोर्स जो है सॉइल में परसिस्ट करता है, तो समर डीप प्लोगिंग करने से ये इन्फेक्शन अगले क्रॉप में कम से कम होती है। क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, बार बार उसी फील्ड में इस क्रॉप को नहीं लेना चाहिए। तो 3-4 साल का, इसमें 3 से 4 साल के बीच में दूसरी क्रॉप को रोटेट करते रहना चाहिए। अपलैंड क्रॉप
अपलैंड फील्ड जो है वो इसके लिए बेहतर है, और वेल ड्रेनेज फील्ड जो है इसके कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। अर्ली सोइंग क्रॉप जो है वो स्केप करती है इसकी इन्फेक्शन को। सीड ट्रीटमेंट जैसे कि चर्चा की मेटल एक्सिल से कर सकते हैं। अगर पौधों में इसका इन्फेक्शन दिख रहा है ज़्यादा, तो हम मेटल एक्सिल का सॉल्यूशन बना के 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या मेटल एक्सिल MZ आती है उसकी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या फिर फोस्टाइल एनुमिना आती है, इसका हम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बना के 10 से 12 स्प्रे करें। और फिर से अगर ये इन्फेक्शन आपको दिखाई पड़ रही है, 10 से 12 दिन बाद सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं, तो हम 12 से 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 इसका छिड़काव हम कर सकते हैं।